हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टेप अप एकेडमी। मैं मयंक पालीवाल आज आप लोग के लिए लेकर आया हूं क्लास 12th अकाउंटेंसी से हमारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज में बच्चों एक और चैप्टर जहां पे आज हम लोग डील करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में। और अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं विद इन 30 मिनट्स। बच्चों इसके अलावा और जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं सभी के वीडियोज हमारे प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिए गए हैं, उनके भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डील करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बिना देरी करिए जुड़ जाइए आज के सफर में मेरे साथ, जहां पे बच्चों हम डील करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला जा रहा है प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। तो यहां पे आपको बताना है कि प्रेफरेंस शेयर्स कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। हां जी सर, प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव भी होते हैं। इसके अलावा पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग, ये आंसर भी बिल्कुल सही है। कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये आंसर भी बिल्कुल सही है। तो क्लासिफिकेशन के बेसिस पे देखा जाए तो हमारा जो आंसर बनेगा बच्चों, आंसर बनेगा ऑल ऑफ द अबव। सारे ही यहां पे जितने भी ऑप्शंस गिवन है तीनों ही टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। ऑप्शन डी पे बच्चों आप लोग यहां पर टिक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। दिस क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी राइट टू रिसीव एरियर्स इन डिविडेंड। तो बच्चों पहले यहां पे हमको ये समझना पड़ेगा कि यहां पे किस टाइप के प्रेफरेंस शेयर की बात की जा रही है। तो आप लोगों ने भी सुना होगा बच्चों की प्रेफरेंस शेयर्स का जब क्लासिफिकेशन किया जाता है तो क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स उन प्रेफरेंस शेयर्स को बोला जाता है कि अगर किसी साल डिविडेंड में एरियर हो जाता है तो इस साल का डिविडेंड अगले साल के डिविडेंड में ऐड होकर दे दिया जाता है, क्यूमुलेट करके दे दिया जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर आपके नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं और किसी साल डिविडेंड में अरियर हो जाता है तो फिर वो डिविडेंड आपको नेक्स्ट ईयर ऐड करके नहीं दिया जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, वो कौन सी क्लास का प्रेफरेंस शेयर होता है जिसमें अगर डिविडेंड पे अरियर हो गया तो वो क्यूमुलेट होकर आपको नेक्स्ट ईयर नहीं मिलेगा। बच्चों उसका ऑप्शन निकल कर आएगा ऑप्शन डी, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ये ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिन प्रेफरेंस शेयर्स में अगर कोई अरियर हो जाता है तो नेक्स्ट ईयर वो डिविडेंड का अरियर आपको ऐड होकर नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा सर, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन में 3 में हमसे क्या बोला जा रहा है? द क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच डू नॉट पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर पेइंग डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो बच्चों क्वेश्चन रीड करते से सबसे पहले आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि यहाँ पे किस टाइप के, किस क्लास के प्रेफरेंस शेयर्स की बात की जा रही है। यहाँ पे बात की जा रही है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स की। जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनकी ये खासियत होती है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को पहले सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स का निकाला जाएगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स का निकाला जाएगा, उसके बाद भी अगर कुछ प्रॉफिट बच जाता है तो वापस से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया जाता है। इनको बोला जाता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने के बाद भी अगर कुछ प्रॉफिट बच जाएगा तो ये वहां पर भी क्या कर लेते हैं, पार्टिसिपेट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इसका मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद अगर कोई हमारे पास प्रॉफिट बच जाता है तो उसमें ये लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया कि वो कौन से प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है कर सकते हैं तो आप यहां पे टिक करिएगा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, और अगर क्वेश्चन आपसे कहता है कि पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो बच्चों हमारा आंसर बनेगा नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। तो आप देख सकते हैं यहां पे हमारा आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास जो है थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, दोनों हमें एक प्रॉपर बैलेंस के साथ सॉल्व करने हैं। द पार्ट ऑफ नॉमिनल कैपिटल डेट द कंपनी हैज ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन। तो क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि नॉमिनल कैपिटल का मतलब आपकी ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो कि आप पब्लिक को ऑफर करते हैं कि आइए और हमारी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको इनमें से क्या बोला जाता है। तो जो यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑप्शन है, उसको बोला जाता है इशूड कैपिटल। उसको क्या बोला जाता है, इशूड कैपिटल। कंपनी ऑफर कर रही पब्लिक को कि आप हमसे शेयर्स ले लीजिए, फिर उसमें से पब्लिक जितने शेयर्स खरीद लेगी उसको बोला जाएगा सब्सक्राइब कैपिटल। तो यहां पे आपसे ये बोला जा रहा है कि आप ये बताइए कि ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो कि कंपनी ऑफर करती है पब्लिक को, उसे क्या बोला जाता है, इशूड कैपिटल। तो टिक कर दीजिएगा आप लोग ऑप्शन ए पे। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में हमसे क्या बोला जा रहा है? द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप फॉर पेमेंट इज। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का आपका वो पार्ट बताना है जो कि हम लोगों ने कॉल किया है। मतलब इसको आप इस तरीके से समझेंगे कि कंपनी ने शेयर्स इशू कर दी हैं और वो अब शेयर होल्डर से बोल रही है कि आप हमारे शेयर्स के अगेंस्ट में इतना अमाउंट हमको पे कर दीजिए। उसको कौन सा कैपिटल बोला जाता है? कॉल्ड अप। तो जब कंपनी शेयर होल्डर से पैसा मांगती है उस कैपिटल को क्या बोला जाता है? कॉल्ड अप कैपिटल। और यही शेयर होल्डर्स जितना अमाउंट पे कर देते हैं बच्चों, फिर उसको जाके क्या बोला जाता है? पेड अप कैपिटल। एकदम क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं।
यहां पर आपसे बोला जा रहा है नॉमिनल, ऑथराइज और रजिस्टर्ड कैपिटलिस्ट। तो यहां पे 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा फीचर जो है वो यहां पे नॉमिनल, ऑथराइज और रजिस्टर्ड कैपिटल का है। पहले ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है डेट पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज इशूड बाय द कंपनी फॉर सब्सक्रिप्शन। तो ये डेफिनेशन तो बच्चों यहाँ पे बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही है। द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज अप्लाइड बाय प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स अगेंस्ट द इशू ऑफ शेयर्स, ये बात भी बिल्कुल सही नहीं है। द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज पेड बाय द शेयर होल्डर्स, ये बात भी बिल्कुल सही नहीं है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल डेट अ कंपनी कैन इशू, ये बात बिल्कुल यहाँ पे सही है कि हमारी जो ऑथराइज, नॉमिनल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल होती है बेसिकली वो अपने आप में मैक्सिमम अमाउंट है, वो अमाउंट जो कि आप शेयर्स को इशू करने के माध्यम से क्या कर सकते हैं, रेस कर सकते हैं। तो शेयर्स इशू करके मैक्सिमम कितना अमाउंट रेस किया जा सकता है, वही क्या होता है आपका ऑथराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल या फिर नॉमिनल कैपिटल। तो अकॉर्डिंगली बच्चों हमारे यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, सर आंसर बनेगा ऑप्शन डी कि ऑथराइज कैपिटल उस मैक्सिमम अमाउंट को बोला जाता है जिसे एक कंपनी रेस कर सकती है बाय द वे ऑफ इशूइंग शेयर्स। तो यहां पे चेक कर लीजिए, हमारा आंसर क्या बनेगा, सर ऑप्शन डी। और आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है, विच स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब हमको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहले ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है ऑथराइज कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल दैट ए कंपनी कैन इशू फॉर सब्सक्रिप्शन, ये बात बिल्कुल सही है। ऑथराइज कैपिटल उस कैपिटल को बोला जाता है जो कि कोई भी कंपनी उसके अगेंस्ट में मैक्सिमम अमाउंट कितना रेस कर सकती है। इशूड कैपिटल कैन बी लेस देन और इक्वल टू ऑथराइज कैपिटल, ये वाली बात भी बिल्कुल सही लिखी है कि आपकी जो इशूड कैपिटल होती है वो ऑथराइज कैपिटल के बराबर हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये बात बिल्कुल सही है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल कैन बी मोर देन और इक्वल टू इशूड कैपिटल, तो आपकी जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो क्या इशूड कैपिटल से ज़्यादा हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर जो इन सारे स्टेटमेंट उसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, सर ऑप्शन सी, जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है वो ज़्यादा हो सकती है किसके कंपैरिजन में, इशूड कैपिटल के कंपैरिजन में। तो बन जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी, ऐसा नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला जा रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट डेट कैन बी अलाउड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स नॉट इशूड एज ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। तो यहां पर आपसे बोला जा रहा है कि इसके अलावा अगर हम लोग पब्लिक को शेयर्स इशू करेंगे तो उस पर मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दिया जा सकता है। तो जब कभी भी पब्लिक को शेयर्स इशू किए जाते हैं तो उन शेयर्स पे डिस्काउंट दिया ही नहीं जा सकता है, इसलिए यहां पर आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, निल। अगर आप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के थ्रू शेयर्स इशू कर रहे हैं वहां पे डिस्काउंट दिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन जब हम पब्लिक को डायरेक्टली शेयर्स ऑफर करते हैं तो वहां पर उनको डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता है। तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोला जा रहा है, कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट अलाउ इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट एक्सेप्ट इन द केस ऑफ। तो यहां पर आप मुझे बताइए कि क्या प्राइवेट प्लेसमेंट पे डिस्काउंट दिया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। क्या इनिशियल पब्लिक ऑफर पे डिस्काउंट दिया जा सकता है, सर बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स, बिल्कुल भी नहीं। अगर कंपनी को डिस्काउंट पे शेयर्स इशू करने हैं तो वो स्वैट इक्विटी शेयर्स स्कीम के थ्रू क्या कर सकती है, शेयर्स जो हमारे डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। तो आपका जो आंसर बनेगा ऑप्शन सी कि किस इसमें से किस स्कीम में शेयर्स इशू करते वक्त डिस्काउंट दिया जा सकता है। तो आंसर बनेगा स्वैट इक्विटी शेयर्स। तो ऑप्शन सी पे बच्चों आप लोग यहां पे टिक कर दीजिएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोला जा रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द इशू ऑफ शेयर्स, मतलब आपको इसमें से गलत बताना है। शेयर्स कैन बी इशूड एट पार और एट प्रीमियम, ये बात तो बिल्कुल सही लिखी हुई है। शेयर्स सब्सक्राइब्ड मे बी मोर देन द शेयर्स इशूड फॉर द सब्सक्रिप्शन, बच्चों यही बात गलत लिखी हुई है। शेयर्स सॉरी ये बात भी बिल्कुल बच्चों सही लिखी हुई है। एक मिनट रुकिएगा, वापस इस क्वेश्चन को उठा देता हूं मैं आप लोगों के लिए। आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स कैन बी इशूड एट पार और एट प्रीमियम, ये बात बिल्कुल सही लिखी है। शेयर्स सब्सक्राइब्ड मे बी मोर और लेस देन द शेयर्स इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। यहां पे आपसे बोला जा रहा है शेयर्स सब्सक्राइब्ड मे बी और मोर और लेस देन द शेयर्स इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन, मतलब पब्लिक को जब कभी भी कंपनी शेयर्स ऑफर करती है तो उससे जो एप्लीकेशन होता है वो एप्लीकेशन ज्यादा भी आ सकता है और कम भी आ सकता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको भी पता है बच्चों, हमने भी पढ़ा है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। तो पब्लिक को जितने भी शेयर्स ऑफर किए जाते हैं उससे ज्यादा शेयर्स भी अप्लाई किए जा सकते हैं, जिसे बोला जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन, और उससे कम शेयर्स के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है, जिसे बोला जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। तो ये स्टेटमेंट भी अपने आप में बिल्कुल सही है। आगे आपसे बोला जा रहा है शेयर्स कैन बी इशूड टू पब्लिक एट डिस्काउंट, बिल्कुल भी नहीं। ये बात यहां पर गलत लिखी हुई है बच्चों। पब्लिक को, जनता जनार्दन को जो शेयर्स हैं वो डिस्काउंट पे इशू नहीं किए जा सकते हैं। शेयर्स व्हेंस ओवर सब्सक्राइब्ड मे बी अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो हमें इन 4 स्टेटमेंट में से ये पता लगाना था कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन सी बच्चों गलत है कि जो शेयर्स हैं वो पब्लिक को डिस्काउंट पे इशू किए जा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है।
चेक कर लीजिए, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे बोला जा रहा है रिजर्व कैपिटल कैन बी। रिजर्व कैपिटल क्या होता है? तो बच्चों एक ही बार में मैं इसका जो मतलब है वो एक्सप्लेन कर देता हूं कि सपोज किसी कंपनी के शेयर की जो फेस वैल्यू है वो है ₹10 और कंपनी ने अभी तक जो कॉल किया है आउट ऑफ 10 वो कॉल किया है 8 और जो बचा हुआ ₹2 है वो कंपनी बुलाएगी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, उसे बोला जाता है रिजर्व कैपिटल। तो बेसिकली अनकॉल्ड कैपिटल को भी रिजर्व कैपिटल बोला जा सकता है। तो इसमें से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है बच्चों, इसमें आ रहा है ऑप्शन सी निकल के, कॉल्ड अप बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ कंपनी बीइंग वाइंड अप। तो ऐसा अमाउंट, शेयर का ऐसा फ्रैक्शन जो कि कंपनी को बंद करते समय आपसे बुलाया जाएगा, कॉल किया जाएगा, उसे ही क्या बोला जाता है? रिजर्व कैपिटल। तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। देखो बच्चों मतलब अगर आपको पता है तो एक बार में आप डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपसे यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है प्राइस रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ पार वैल्यू ऑफ शेयर्स इज क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। पहले कुछ सालों तक इसको बच्चों सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के नाम से ओपन किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर आपने पार वैल्यू के ऊपर शेयर्स पे जितना भी अमाउंट कलेक्ट किया उसे क्या बोला जाता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। सपोज 10 रुपीज का आपका शेयर है जिसको आप कितने में इशू कर रहे हो? ₹12 में। तो बच्चों यहां पर आप कितना एक्सेस ले रहे हैं? सर हम लोग यहाँ पे जो है वो ₹2 एक्स्ट्रा ले रहे हैं, इसी को क्या बोला जाता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो बच्चों किस में आपको क्रेडिट करना पड़ेगा? सर ऑप्शन बी के अंदर, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या बोला जा रहा है? सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स टू शेयर होल्डर्स। बिल्कुल इसको यूज किया जा सकता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम के बच्चों एज पर कंपनीज एक्ट 5 स्पेसिफिक यूजेस होते हैं। वो 5 स्पेसिफिक यूजेस आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, पता होने चाहिए, समझ में आने चाहिए। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो ये आपसे कह रहे हैं कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को कहां यूज नहीं किया जा सकता है? इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स टू शेयर होल्डर्स, हाँ यहां यूज किया जा सकता है। इशूइंग पार्टली पेड बोनस शेयर्स टू शेयर होल्डर्स, यहां पे यूज नहीं किया जा सकता है। राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, इसमें भी आप सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट को यूज कर सकते हो। इन बायबैक ऑफ ओन शेयर्स, इसके अंदर भी सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट को यूज किया जा सकता है। तो इन 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी ऐसा है जहां पर आप लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट को यूज नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों यहां पे आप लोग ऑप्शन टिक कर दीजिएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं बच्चों। व्हेन शेयर्स आर फोरफिटेड शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विद। तो यहां पे क्वेश्चन समझ लो पहले आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि जब आप शेयर्स को फोरफिट करने की एंट्री बनाते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल सिनेरियो टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट, तो शेयर कैपिटल को डेबिट किस अमाउंट से किया जाता है? तो शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाता है उस अमाउंट से जितना अमाउंट कंपनी ने कॉल किया होता है। अगर सपोज हमारे यहाँ पे जो शेयर का फेस वैल्यू है वो है ₹10 और कंपनी ने अभी तक ₹8 ही कॉल किया है, तो शेयर कैपिटल कैंसिल करते वक्त हमें कितना कैंसिल करना पड़ेगा? सर 8, मतलब कॉल्ड अप अमाउंट। तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कौन सा ऑप्शन निकल कर आ रहा है? सर ऑप्शन बी, कि शेयर्स को फोरफिट करते वक्त शेयर कैपिटल जब डेबिट होता है तो किस अमाउंट से डेबिट होता है? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। जितना कंपनी ने मांगा है उतना ही कंपनी क्या करेगी? कैंसिल करेगी एट द टाइम ऑफ फोरफिचर ऑफ द शेयर्स। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका आंसर निकल कर आएगा। चलिए अब यहां पे मैं देख पा रहा हूं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हमारे पास। ऑन एन इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, फेस वैल्यू गिवन है बच्चों। द कंपनी हैज कॉल्ड अप 75। कंपनी ने कितना कॉल किया? 75, मतलब 100 में से कंपनी बोल रही है कि 75 दे दीजिए, लेकिन बेचारे को मिल कितना रहा है अभी तक? सिर्फ और सिर्फ 60। द इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट किया जाएगा। ध्यान से देखिएगा बच्चों, आपने कॉल कितना किया है? 75, तो आप शेयर कैपिटल क्रेडिट भी कितने से करोगे? 75 से। वो बात अलग है कि उसके बाद अगले स्टेप में हमको मिल कितना रहा है? 60। तो यहां पे ये नहीं पूछा जा रहा है, यहां पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब आप ड्यू करेंगे तो शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा। तो हमने कितना कॉल किया है? 75, तो हम आपको शेयर कैपिटल भी कितने का क्रेडिट करके देंगे? 75 का। तो यहां बच्चों जो आपका आंसर बनेगा बनेगा ऑप्शन ए, एकदम करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन कंपनी में अलॉट शेयर्स इन एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स एक्सेप्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जब कभी भी ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है बच्चों, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि कंपनी जितने शेयर्स ऑफर कर रही है पब्लिक को, पब्लिक उससे ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर देती है, इसे क्या बोला जाता है? ओवर सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन कंपनी में अलॉट शेयर्स इन एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड एक्सेप्ट, किसको छोड़ के यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट आपके सामने सही गिवन नहीं है। अलॉट अप्लाइड शेयर्स टू ऑल द एप्लीकेंट्स, मतलब जितने भी पब्लिक ने शेयर्स मांगे हैं क्या हम उनको सारे शेयर्स अलॉट कर सकते हैं? सर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। प्रो राइट अलॉटमेंट, हाँ जी सर ये किया जा सकता है। रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन, ये भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि किसको छोड़ के यहाँ पर आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल गलत लिखी हुई है, क्योंकि ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि जितने भी लोगों ने एप्लीकेंट्स, जितने भी लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया सबको सारे शेयर्स इशू कर दिए जाए। तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इफ अ शेयर ऑफ ₹10
ये रुपीज है बेसिकली, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 ऑन विच द टोटल अमाउंट हैज बीन कॉल्ड and 8 including premium paid is forfeited, share capital account will be debited by। तो क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि आपका जो शेयर का फेस वैल्यू वो कितना है 10, और आपको इन शेयर्स आपने इन शेयर्स को कितने प्रीमियम पे इशू किया सर ₹2, और आपसे बोला जा रहा है कि टोटल अमाउंट हैज़ बीन कॉल्ड। तो जो अभी इसी टाइप का क्वेश्चन हमने किया था कि फोरफीचर की एंट्री में जब शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाता है, कैंसिल किया जाता है, तो किस अमाउंट से कैंसिल किया जाता है, कॉल्ड अप वैल्यू से। कंपनी ने जितना कॉल किया है, कंपनी फोरफीचर के टाइम पे उतना ही अमाउंट जो है वो कैंसिल कर देती है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ₹10 का फेस वैल्यू है और हमने पूरा कॉल किया है, तो हम कैंसिल भी कितना करेंगे, 10 ही कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं बच्चों। यहाँ देखें क्या लिखा है, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि बायोकॉन लिमिटेड हैड अलॉटेड 1500 शेयर्स टू द एप्लीकेंट्स, ठीक है, ऑफ 5000। इधर देखो, यहाँ पे बच्चों जो हो रहा है ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है। पब्लिक कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर रही है सर, 5000 शेयर्स के लिए। उसके अगेंस्ट में हम उनको कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं सर, 1500 ओनली। आगे आपसे बोला जा रहा है ऑन प्रोरेटा बेसिस द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन वॉज 5 पर शेयर। एप्लीकेशन पे हमको कितना अमाउंट कलेक्ट करना है, 5 पर शेयर। मायरा हैड अप्लाइड 750 शेयर्स। मायरा ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया सर, 750। द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड एंड द अमाउंट कैरिड फॉरवर्ड फॉर द एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट ड्यू फ्रॉम मायरा आर। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि मायरा को कितने शेयर्स जो है इशू किए गए। उसके बाद क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कितना एक्सेस अमाउंट मायरा का हमारे पास है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जो कि हम लोग कहाँ एडजस्ट करेंगे, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो जो आप देख सकते हैं कि 5000 शेयर्स के लिए अप्लाई करो तो यहाँ पे कितने शेयर्स इशू किए जाते हैं उसके अगेंस्ट में सर, उसके अगेंस्ट में इशू किए जाते हैं 1500 शेयर्स। तब आप देखिए कि मायरा ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है सर, 750 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। तो आपको पता लगाना है कि मायरा को कितने शेयर्स जो है इशू किए जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो बच्चों, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 1500 मल्टीप्लाइड बाय 750 डिवाइडेड बाय बच्चों यहाँ पे आप कर दीजिए कितना, 5000। सॉल्व कर लो उसको, कितना निकल कर आएगा सर, ये निकल कर आएगा 225। कितना निकल कर आएगा, 225। मतलब मायरा ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 750, तो उसके अगेंस्ट में हमने उसको कितने शेयर्स इशू करके रखे हैं, 225। तो यहाँ देख सकते हैं कि ऑप्शन बी के अंदर 225 है, और किसी ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो आप डायरेक्ट इसमें टिक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बच्चों और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में इसका दे देता हूँ। इसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि वो कितना अमाउंट है जो कि हम लोग कहाँ एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ देखो बच्चों, 750 शेयर्स के लिए मायरा ने क्या किया था, अप्लाई किया था, लेकिन उसके अगेंस्ट में हमने मायरा को शेयर्स कितने इशू करके रखे सर, आपने उसको इशू करके रखे 225। तो सबसे पहले आप ये पता लगा लो कि कितनी हमारे पास इसकी एक्सेस एप्लीकेशन है, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना निकल कर आएगा सर, 525। हर एक शेयर पे हम इससे कितना ले रहे हैं सर, ₹5 ले रहे हैं। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना निकल कर आएगा सर, ये निकल कर आएगा 2625। तो कितना अमाउंट आपको एडजस्ट करना होगा अगली इंस्टॉलमेंट में, जैसे अलॉटमेंट बोला जाता है सर, 2625। तो नंबर ऑफ शेयर्स भी मैंने पता लगा लिए कितने अलॉट किए जा रहे हैं, और कितना एक्सेस अमाउंट है जो कि मुझे अगली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करना है, तो वो है सर 2625। तो यहाँ पे आपके किस ऑप्शन में गिवन है सर, ये गिवन है ऑप्शन बी में, तो हम टिक कर देंगे ऑप्शन बी। 18 के बाद बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, देखते हैं यहाँ हमसे क्या बोला जा रहा है। रौनक लिमिटेड हैज़ इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फेस वैल्यू मिल गई, एंड इट हैज़ कॉल्ड द टोटल नॉमिनल वैल्यू, मतलब हमने पूरा 10 ही कॉल कर लिया है। इट हैज़ रिसीव द टोटल अमाउंट एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ 3 ऑन 500 इक्विटी शेयर्स, दीज 500 इक्विटी शेयर्स विल बी शोन एज। अच्छा बच्चों, ये जो क्वेश्चन है डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट से रिलेटेड क्वेश्चन है, टॉपिक का नाम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि टोटल हमारे पास कितने शेयर्स हैं सर, 10,000, और 10,000 शेयर्स में से 500 शेयर्स पे फाइनल कॉल पे क्या हो गया है, अरियर हो गया है। तो आपको पता है कि जिस पे हमें पूरा अमाउंट मिल जाता है उसे बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाता है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। और जिन शेयर्स पे बच्चों हमको पूरा अमाउंट नहीं मिलता उनको कहाँ दिखाया जाता है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो यहाँ पे मैं किस कैटेगरी में लेके जाऊंगा इसको, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप को। 9,500 शेयर्स जिन पे पूरा पैसा मिल चुका है वो कहाँ जाएंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में, और 500 शेयर्स जिन पे कॉल्स अरियर हो रहा है बच्चों उनको कहाँ दिखाया जाएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी में। ऑप्शन आएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन बी। 19 के बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे क्या बोला जा रहा है। ABC लिमिटेड forfeited 2,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच विच वर इशूड एट पार हेल्ड बाय नरेश फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 4 पर शेयर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे शेयर का फेस वैल्यू कितना है सर, 10, और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो नरेश ने अरियर जो कर रहा है कहाँ पे कर रहा है, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, और अलॉटमेंट कितने का है सर, 4 का। आगे आपसे बोला जा रहा है द कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर वॉज 9, मतलब हमने ड्यू कितना करके रखा है, ₹9 ड्यू करके रखा है,
ऑन फॉरफीचर द अमाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी। तो आप देखो बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितने हैं 2000 पे मैं कॉल्ड अप वैल्यू को क्या करूंगा कैंसिल करूंगा। तो यहाँ पे मैं कितना कैंसिल करूंगा 18,000। तो फॉरफीचर के टाइम पे जब आप शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे तो कितने से कैंसिल करोगे या कितने से डेबिट करोगे सर 18,000 रुपीज से। किस ऑप्शन में दिख रहा है 18,000 सर ऑप्शन सी में। तो टिक कर दीजिएगा यहाँ पे बच्चों आप लोग ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 पे। यहाँ आपसे बोला जा रहा है दिव्या लिमिटेड फॉरफिटेड 14,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो 100 का 10% निकाल लो बच्चों कितना होता है ₹10। तो प्रीमियम यहाँ पे कितने का बनेगा 10 का। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 40 पर शेयर। तो यहाँ पर आपका 40 पर शेयर क्या हो रहा है कॉल से नरिया निकल कर आ रहा है कहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एट विच दीज शेयर्स कैन बी री इशूड विल बी। तो ये वाला जो टॉपिक है मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ कि री इशू के टाइम पे उतना ही मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जा सकता है जितना हमने अमाउंट फॉरफीट करके रखा है, जितना हमने अमाउंट फॉरफीट करके रखा है। तो आप देखेंगे कि 14,000 मेरे पास जो है नंबर ऑफ शेयर्स हैं, हर एक शेयर की वैल्यू कितनी है 10 में से सॉरी हर एक शेयर की वैल्यू कितनी है फेस वैल्यू सर 100। उसमें से प्रीमियम हटा दीजिए बच्चों क्योंकि प्रीमियम का इससे कोई लेना देना होता नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि 100 रुपीज़ पे अरियर कितने का हो रहा है 40 का। तो मतलब 100 मुझे नहीं मिले तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्हीं शेयर्स पे 60 मुझे मिल गया होगा। तो 14,000 शेयर्स पे 60 मैंने क्या कर लिया होगा फॉरफीट कर लिया होगा। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों कितना निकल कर आएगा ये सर ये निकल कर आएगा 8,40,000। तो 8,40,000 मैंने इस पे क्या किया होगा फॉरफीट किया होगा। उतना ही मैं क्या कर सकता हूं मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता हूं एट द टाइम ऑफ री इशू। तो जितना अमाउंट आप फॉरफीट करते हो बच्चों उतना ही मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जा सकता है एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ शेयर्स। तो यहां पे बच्चों आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 पे। ऑन फॉरफीचर ऑफ 1,000 शेयर्स ऑफ 50 ईच, ठीक है 25,000 वर क्रेडिटेड टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट। तो ये आपसे कह रहे हैं कि टोटल हमारे पास शेयर्स कितने फॉरफिट किए जा रहे हैं 1,000। हर एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है 50। मल्टीप्लाई कर लो बच्चों हमारा जो वैल्यू बन रहा है कितना बन रहा है कॉल्ड अप वैल्यू सर 50,000। 50,000 में से कह रहे हैं कि 25,000 रुपीज़ जो है वो हमने फॉरफिट कर लिए। तो कॉल्सन अरियर भी कितने का हो जाएगा 25,000 रुपीज़ का। दीज शेयर्स वर री इशूड एट 25 पर शेयर एज फुली पेड अप द अमाउंट क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व विल बी नील। बच्चों मैंने तो देखते से ही बता दिया है और उसका रीजन मैं आप लोगों को समझा देता हूं कैसे। यहाँ देखिए आप बच्चों यहाँ पर ये देखिए कि सबसे पहली बात आपने यहाँ पे अमाउंट कितना फॉरफिट करके रखा है 25,000। जब आप इन्हीं 1,000 शेयर्स को री इशू करोगे कितने में 25 रुपीज़ पे, तो मतलब आप डिस्काउंट भी कितने का दे रहे हो 25 का। सर कैसे भैया शेयर की आप फेस वैल्यू देखो ना कितना है 50, री इशू कितने में कर रहे हो 25 में, मतलब डिस्काउंट कितने का दे रहे हो 25 का। तो इन्हीं 1,000 शेयर्स पे जब आप 25 रुपीज़ का डिस्काउंट दोगे तो डिस्काउंट में कितना अमाउंट चला जाएगा सर 25,000। फॉरफिटेड में कितना है 25,000। तो आपके पास कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी नील। अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन 23 में। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है गुरिक लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ ₹15 लाख फ्रॉम अंगद एंड इशूड शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय इट विल बी। तो बच्चों ये तो आप लोगों ने इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश, इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश में टॉपिक में सीख के रखा है कि नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड कैसे पता लगाया जाता है। अमाउंट मुझे कितना पे करना है उसको सर 15 लाख। तो यहाँ पे लिख दो बच्चों परचेज कंसिडरेशन मेरी कितने की 15 लाख डिवाइडेड बाय हर एक शेयर का फेस वैल्यू देखो बच्चों कितना दिख रहा है 10, और इन शेयर्स को जो इशू किया जा रहा है कितने परसेंट के प्रीमियम पे किया जा रहा है 25। तो 25% का प्रीमियम ऐड कर दीजिए आप 10 में। तो 10 का 25% कितना होता है 2.5, मतलब हर एक शेयर का वैल्यू इसको कितने का पड़ेगा सर 12.5 का। तो इसको डिवाइड कर दीजिए बच्चों 12.5 से, सॉल्व कर लो उसको कितना निकल कर आएगा सर ये निकल कर आएगा आपका 1,20,000 शेयर्स। तो हम कितने शेयर्स इशू करेंगे इसको 1,20,000 शेयर्स इशू करेंगे। किस में निकल के आ रहा है सर ऑप्शन बी में। तो टिक कर दीजिएगा ऑप्शन बी 1,20,000 शेयर्स से। 23 के बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 पे। यहाँ आपसे बोला जा रहा है मेहर लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय द प्रमोटर्स। इट वाज डिसाइडेड दैट प्रमोटर्स विल बी पेड 5 लाख फॉर देयर सर्विसेज बाय इशू ऑफ शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। द शेयर्स इशूड विल बी डेबिटेड टू। मतलब ये जो 5 लाख रुपीस के आप शेयर्स इशू करेंगे किसको प्रमोटर्स को, किस बात के लिए इनकॉर्पोरेशन सर्विसेज के लिए। इसको क्या बोला जाता है या फिर इसको किस अकाउंट में डेबिट किया जाता है, इसे डेबिट किया जाता है इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फिर इनकॉर्पोरेशन
इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट में। इफ यू रिमेंबर बच्चों, इसकी एंट्री बनती है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू प्रमोटर्स 5 लाख से, और उसके बाद अगली एंट्री बनेगी प्रमोटर्स अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपीज से। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो 5 लाख रुपीज के शेयर्स इशू किए जा रहे हैं उसको कहाँ डेबिट किया जाएगा, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट के अंदर। तो ऑप्शन ए बच्चों यहाँ पे आप लोग टिक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। डिविडेंड कैन बी पेड फ्रॉम रिजर्व कैपिटल, बिल्कुल भी नहीं, रिजर्व कैपिटल में से किसी भी तरीके का कोई भी डिविडेंड नहीं दिया जा सकता है। शेयर्स विद रिजर्व कैपिटल इज शोन एज सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। ये बात बच्चों यहाँ पे बिल्कुल सही लिखी हुई है कि आपका जो रिजर्व कैपिटल होता है, जिसको क्या बोला जाता है, अनकॉल्ड कैपिटल, जो अमाउंट हमने बुलाया ही नहीं है। जब जो अमाउंट हमने बुलाया ही नहीं है तो वो अमाउंट हमको मिलेगा कैसे, और जब वो अमाउंट हमें मिलेगा ही नहीं तो वो किस कैटेगरी में चला जाएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी में चला जाएगा। इसके अलावा दो ऑप्शन और, रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व कैन बी यूज इंटरचेंजेबली, बिल्कुल भी नहीं, ये चीज़ गलत लिखी हुई है। डिविडेंड कैन बी पेड फ्रॉम कैपिटल रिजर्व, ये बात भी गलत लिखी हुई है। तो इसमें से एक ही बात बिल्कुल सही लिखी है कि ऐसे शेयर्स जिनके साथ रिजर्व कैपिटल होता है उनको कहाँ दिखाया जाता है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी में। तो यहाँ पे बच्चों हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं बच्चों। यहाँ देख लेते हैं क्या है। यहाँ आपसे बोला जा रहा है कंपनी हैड एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 35 lakhs एंड इशूड कैपिटल ऑफ 2,50,000 शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। 2,50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच विच आर सब्सक्राइब्ड 90%। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो हमारे कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर होता है, कौन से भी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने एक नियम बना के रखा है कि कोई भी कंपनी अगर फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स इशू करेगी तो पब्लिक को एटलीस्ट 90% शेयर्स तो सब्सक्राइब करने ही पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास जो शेयर्स हैं वो कितने हैं सर, 2,50,000, और पब्लिक इसमें से कितने परसेंट शेयर सब्सक्राइब कर रही है, 90%। तो पहले तो ये पता लगा लो बच्चों कि यहाँ पब्लिक कितने शेयर सब्सक्राइब करने वाली है सर, 2,25,000 शेयर्स जो है सब्सक्राइब करने वाली है। आपसे पूछा जा रहा है सब्सक्राइब कैपिटल कितना होगा, तो 2,25,000 शेयर्स पब्लिक सब्सक्राइब करेगी। हर एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है, ₹10, तो कितना आ जाएगा सर, 22,50,000। देख लीजिए किस ऑप्शन में 22,50,000 दिख रहा है आपको सर, ऑप्शन बी में। तो आप लोग टिक कर दीजिएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 पे। यहाँ आपसे बोला जा रहा है बायोकॉन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल 5 ऑन एप्लीकेशन एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। तो बच्चों फिर जो अलॉटमेंट है वहाँ पर भी ₹5 ही बचेगा। इट रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी अमाउंटिंग टू 4,30,000। द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड आर। हमको यहाँ पे ये पता लगा के दिखाना है कि कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया होगा। यहाँ देखो बच्चों, टोटल अमाउंट मुझे कितना मिल रहा है सर, आपको यहाँ पे अमाउंट मिल रहा है 4,30,000 डिवाइडेड बाय, आप बच्चों इसमें से आपको हर एक शेयर का जो एप्लीकेशन पे अमाउंट कलेक्ट करना है वो कितना करना है सर, ₹5। पता लगा लो एप्लीकेशन पे मुझे कितना मिल रहा है, 4,30,000। एप्लीकेशन है कितने का, 5 का। इसको उससे डिवाइड कर लीजिए बच्चों, कितना निकल कर आएगा सर, ये निकल कर आएगा हमारा यहाँ पर 86,000। कितना निकल कर आएगा, 86,000। तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा कि पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, 86,000 के लिए। हालांकि वो बात अलग है कि ये जो इशू है फर्दर प्रोसीड नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेबी का नियम क्या होता है कि मिनिमम 90% शेयर्स के लिए पब्लिक को अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ अप्लाई कर रही 86,000 के लिए, इनको इनका अमाउंट जो है रिफंड करना पड़ेगा। ये जो है आपका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे बोला जा रहा है एज पर टेबल एफ अ कंपनी मे बी लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस पे कितना इंटरेस्ट दिया जाता है, 12% का, और कॉल्स इन अरियर पे कितना लिया जाता है, 10% का। तो यहाँ पूछा जा रहा है कॉल्स इन एडवांस पे कितना दिया जाएगा एज पर टेबल एफ, तो 12% का हमें यहाँ पे देना होता है। कॉल्स इन एडवांस पे हमको यहाँ पे इंटरेस्ट देना होता है 12% का। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन 29 में आपसे बोला जा रहा है कंपनी में इशू शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इन द फॉलोइंग केसेस। तो आप यहाँ पर शेयर्स इशू कर सकते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश। किस किस केसेस में, ऑन परचेज ऑफ एसेट्स इन बिजनेस, किसी पर्टिकुलर कंपनी से क्या कर लीजिए आप लोग, बिल्डिंग परचेज कर लीजिए, एसेट परचेज कर लीजिए, और कैश में पेमेंट करने की जगह आप उनको अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर सकते हैं। बात बिल्कुल सही है। फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द प्रमोटर्स की सर्विसेज के अगेंस्ट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए भी आप यहाँ पे जो है इनको शेयर्स इशू कर सकते हैं। आगे आपसे बोला जा रहा है अगेंस्ट अंडरराइटिंग कमीशन, इसके लिए भी आपके जो शेयर्स हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश इशू किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे निकल कर आएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों ही केसेस में आप जो शेयर्स है वो कैश के अलावा किसी और पर्पस के लिए इशू कर सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
और अब आते हैं बच्चों हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन में, जिसमें आपसे बोला जा रहा है कैंसलेशन ऑफ शेयर्स ऑन नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स ड्यू इज टर्म्ड एज, मतलब जब कभी भी कोई भी शेयर होल्डर अपने शेयर्स पे आपको कॉल्स इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता है, उसे क्या बोला जाता है? उस केस में जब हम उसके शेयर्स को कैंसिल कर देते हैं उसको क्या बोला जाता है? तो सर उसको बोला जाता है फोरफीचर ऑफ शेयर्स। तो यहां पर आपका आंसर निकल कर आएगा बच्चों ऑप्शन ए। तो यहां बच्चों हम लोगों ने अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। इसके अलावा इशू ऑफ डिबेंचर्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियोज, कैश फ्लो स्टेटमेंट, पार्टनरशिप से रिलेटेड हर एक चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जो एक कंप्लीट सीरीज मैंने आप लोगों के लिए बनाई है बच्चों, उसके वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं, उनको आप देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जल्द मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।